मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 995 थी। मेरी नीट में AIR 592 थी और मेरी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 55। जो कहना चाहूँगा अभी जो 11th 12th में, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जैसे टीचर्स बोल रहे हो वैसे करते जाइए। आइडियली टीचर्स को फॉलो करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, क्लास नोट्स बनाते जाइए और टेस्ट देते रहिए। ওয়েলকাম টু বায়োলজি সেকো। আমি ডক্টর নওয়াজ হোসেন। আমি চেষ্টা করি বাংলার বুক থেকে কি করে স্টুডেন্টরা যারা খুব ভালো ভালো র্যাঙ্ক করেছে তাদের র্যাঙ্ক দেখে অনুপ্রেরণা পাবে এবং কি করে নিজেদের জার্নিটাকে আরো স্মুথ বানাতে পারবে। আজকে আমার সঙ্গে আছে এরকমই একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট বলা চলে, কারণ ম্যাথামেটিক্স এবং বায়োলজি দুটো নিয়ে ক্লাস 11-12 পড়াশোনা করেছে এবং দুটোতেই কম্পিটিটিভ এক্সামে খুব ভালো সাফল্য পেয়েছে রানিং ইয়ারে, অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের সময়। নিটে তার র্যাঙ্ক ছিল 592 অল ইন্ডিয়া এবং যেই অ্যাডভান্স, যেটা ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট এক্সাম ধরা হয়, সেখানে তার র্যাঙ্ক ছিল 995। आज আমার সঙ্গে আছে কারণ সাউ। ওয়েলকাম কারণ। थैंक यू। तो मेरा नाम करण है। मैंने क्लास 12th के साथ साथ मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले हैं। मेरी बोर्ड्स में परसेंटेज थी 97.2% और मेरे बोर्ड्स में फिजिक्स में 100 थे। मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 995 थी। मेरी नीट में AIR 592 थी और मेरी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 55 थी। और ऐसे ही मैंने और भी एग्जाम्स निकाले हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और WBJE में मेरा प्रोविजनल आंसर की से स्कोर आ रहा है 164, जहाँ की 155 में पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 30 गई थी और इस साल मेरा स्कोर 164 आ रहा है। कंग्रेचुलेशन करण, ए बिग हैंड ऑफ लॉस फॉर यू। इतना अच्छा रिजल्ट वेस्ट थैंक यू, बंगाल थैंक से यू। शायद मतलब प्रीवियस कुछ ईयर में मुझे तो देखने को नहीं मिला था। इतना मोटिवेशन कहाँ से आया था कि इतने एग्जाम मुझे पूरा फोड़ना है इस साल? तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के मतलब पढ़ाई के लिए डेडिकेशन था, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था पढ़ाई में, प्योर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं रिसर्च परस्यू करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो करण क्लास 10th पे तुम सोचते थे कि मुझे रिसर्च करना है, या फिर तब कुछ अलग सोचते थे कि मेडिकल पे जाना है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है या फिर और कुछ फील्ड में जाना है? तो क्लास 10 में तो मेरा एम ऐसे क्लियर नहीं था, थोड़ा सा फॉगी फॉगी सा था एम। तो कहीं ना कहीं रिसर्च का इंटरेस्ट तो मेरे पास पहले से था, लेकिन जैसे मैंने 11th में एंट्री किया तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते गए तो बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मैं 11th में मेनली मैं नीट का तैयारी के लिए ही लग गया। और जैसे क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो मुझे मैथ्स इतना पसंद आने लगा, तो क्लास 12 में मैं कहीं ना कहीं जेई की तैयारी पे ज़्यादा लग गया। तो ऐसे होते होते लास्ट में अभी जैसे काउंसलिंग में मैं इधर उधर मैं बहुत सारे काउंसलिंग्स में बैठा हूँ, अभी सबका रिजल्ट आ गया अच्छे से, आराम से सोचा है, तो मैं अभी IISc बैंगलोर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो परस्यू माई रिसर्च। कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। आईआईसी बैंगलोर वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज होता है सबके लिए, Okay। जितने भी लोग रिसर्च करना चाहता है इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जितने भी जाना जाता है हम लोगों के लिए। तो करण, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट सब सोचते हैं कि बायोलॉजी मैथ दोनों एक साथ लेके कैसे चलना है। क्लास 11th पे तुम्हारा टारगेट क्या था कि बायो भी लेके चलेंगे मैथ भी लेके चलेंगे, लेकिन एग्जाम कौन सा टारगेट था कि ये वाला एडमिशन टेस्ट मुझे बहुत अच्छे से करना है, इसके लिए मुझे रैंक करना है, इसके लिए मेहनत करना है। तुम्हारा थिंकिंग क्या था बायो और मैथ में से क्लास 11th स्टार्टिंग में? तो क्लास 11th में मेरा, हाँ, क्लास 11th में मेरा मेन टारगेट था नीट का। तो मैं उस हिसाब से नीट के बैच को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता था, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई के बैच से करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे जेई भी देना है। तो कहीं ना कहीं जेई लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के मैं नीट के, अगर मैं PYQs और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे अगर रिवर्स सिचुएशन सोचे कि मैं अगर नीट के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जेई के PYQ करने लगूँ तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए मैं जेई से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के नीट से बायो करता था, नीट के टेस्ट देता था, नीट के AITS देता था। तो मैं 11th में तो मैंने नीट के लिए अच्छे से तैयारी किया है। उसके बाद कहाँ से स्वाइप कह सकते हैं कि एकदम नीट से अच्छा लगने लगा मैथमेटिक्स, फिर जेई एडवांस में इतना अच्छा रैंक? तो कहीं ना कहीं जेई वाले बैच में सिलेबस भी पहले कंप्लीट होता है और सिलेबस स्टार्ट भी पहले होता है, क्योंकि जेई बहुत अर्ली होता है, 2 बार में एग्जाम होते हैं। तो जेई का सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए बैच में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा लेक्चर्स आ रहा, मतलब पूरा दबा दबा के टीचर्स पूरा लेक्चर्स टानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस रीज़न के कारण उतने लेक्चर्स देख देख के मेरा कहीं ना कहीं मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और वही रीजन के कारण कहीं ना कहीं मैं बायोलॉजी को कम टाइम दे पा रहा था, जहाँ जिस कारण से बायोलॉजी का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरे अंदर से जा रहा था। तो उसी रीजन के कारण जेई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा मेरा क्लास 12th में। अच्छा, तो बीच में आके क्लास 11th में तुम्हें नीट अच्छा लगता था, क्लास 12th में जेई, इसके बीच में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हाँ, हाँ, दोनों में हाँ। अगर पूछा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लगता था स्ट्रांग है तुम्हारे लिए? तो मेरे लिए स्ट्रांग तो मेरे मैथ्स ज़्यादा स्ट्रांग है बायोलॉजी से। अच्छा, क्लास 11th में भी मैथ ही स्ट्रांग था?
हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जब जेई और नीट दोनों एग्जाम देने गए थे तब फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर हम लोग इस साल के लिए 2025 के लिए अगर कंपेयर करें तो कैसा लगा था? नीट का फिजिक्स भी लोग बोल रहे थे कि टफ आया है, और जेई तो ऐसे आता ही है, तो कैसे लगा मतलब दोनों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फिजिक्स केमिस्ट्री लेके और एग्जाम पेपर के मतलब कंपेयर करें तो? तो एक्चुअली देखा जाए तो पेपर टफ क्वेश्चंस तो नीट के बैच में भी टीचर्स लोग कराते हैं और अच्छे से कराया जाता है टफ क्वेश्चंस भी। लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट हम लोग का तैयार नहीं रहता, जैसे नीट के बच्चों का मेनली माइंडसेट तैयार नहीं रहता है कि टफ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करे। तो जैसे मैं तो जेई का टेस्ट देता था, मैंने जेई मेंस 1 और 2 दोनों दे रखे थे नीट से पहले। तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे एक प्रैक्टिस बना हुआ था कि मुझे क्वेश्चन छोड़ना आता था मुझे, जैसे एग्जाम में एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चंस को लीव करना एक बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूँ, आर्ट है टेस्ट को उस प्रकार देना। तो कहीं ना कहीं वो मेरा माइंडसेट बना हुआ था कि मुझे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस को छोड़ते जाना है। और मैंने स्टार्ट भी फिजिक्स से ही किया था, जो इस साल बहुत हार्ड माना जा रहा है। फिजिक्स मेरा एक वक्त लगभग 1 आवर 10 मिनट्स मेरा फिजिक्स ले गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जितना भी क्वेश्चंस किया उसमें से नेगेटिव बहुत कम पड़ा है, क्योंकि मैंने इजी क्वेश्चंस को पहले मैंने लुकआउट किया और इजी क्वेश्चंस को निकाला पेपर में से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो अभी कहीं ना कहीं नीट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, जो अच्छा। जेई में फॉलो होते रहता है। अच्छा, अगर तुम कुछ बता पाओ कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन टफ आ रहा है, ये इजी आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस कुछ ईयर में इतना काट ऑफ जाने वाला था नीट का, मतलब जा रहा था, उसके कंपैरिजन में अचानक से नीट 2025 पे क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया। उस हिसाब से तुमने प्रीवियस ईयर और इस साल एग्जाम रूम पे बैठ के कैसे स्ट्रेटेजी मतलब फॉलो किया, लुकआउट किया कि टफ क्वेश्चन इसको छोड़ना है, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? तो उसके लिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट का, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। हर लेवल का पेपर का प्रैक्टिस पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके उस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल काम है। अपना ईगो को, अपना टेम्पर को मेंटेन करना नए क्वेश्चंस देख के बहुत ही मुश्किल काम है। तो कहीं ना कहीं टफ पेपर की प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जैसे ही मुझे टफ क्वेश्चंस दिखे थे, तो मैंने तो सबसे पहले कुछ सोचे बिना मैंने उस क्वेश्चंस को छोड़ दिया कि बाद में टाइम मिला तो मैं आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि एक टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, दोनों से ही 4 मार्क्स मिलने हैं। अब आपका मर्जी है कि आप 5 मिनट लगा के एक टफ क्वेश्चन करिए या 5 मिनट लगा के 2 इजी क्वेश्चन करिए। तो वही मेंटेलिटी एक रेडी होनी चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि मेनली क्या होता है, मेरे साथ भी यही मिस्टेक होती थी कि कोई भी क्वेश्चन में अगर मैं अटकता था, और ऐसा क्वेश्चन हो कि देखा हुआ क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में ऐसा देखा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में देखा हुआ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में अटकने पे वो क्वेश्चन ईगो पे आ जाता था, और उसके बाद उसी में टाइम वेस्ट होके फिर माइंड ब्लैंक हो जाता था और डीमोटिवेट हो जाता था पूरा पेपर भर। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देके ये हम लोग को अच्छा करना पड़ेगा कि माइंडसेट रेडी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज योर मार्क्स ऑन नीट 2025 इन फिजिक्स? फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे ऑलमोस्ट 140। 140। कितने क्वेश्चन छोड़ के आए थे फिजिक्स में? फिजिक्स में ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने फिजिक्स में। अच्छा। तो 10 क्वेश्चन छोड़े तो शायद एक गलत हुआ था, कहीं ना कहीं मेरा 140 के आसपास स्कोर है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन जब स्किप करने का मौका है तो वो भी करना चाहिए, तो फिर आप लोगों का भी करंट के जैसे रैंक आएगा। कारण इसके बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। क्लास 11 पे एक स्टूडेंट को जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों लेकर रखा है, लेकिन टारगेट शायद किसी का मैथ, किसी का नीट में है, किसी का जेई में है, और किसी किसी का तुम्हारा जैसे भी हो सकता है, मतलब दोनों एग्जाम ही देना है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, क्लास 11 से कैसे पढ़ाई करें, दोनों सब्जेक्ट को लेके हैंडल करना? तो सबसे पहला बात तो, अगर दोनों ही देना है तो कहीं ना कहीं आपको किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है नहीं। मैं तो मानता हूँ कि स्ट्रैटेजी यही रहना चाहिए कि आइडियली जैसे फॉलो करना चाहिए बैचेस को, जहां भी आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वैसे ही फॉलो करिए, जैसे टीचर्स बोलते हैं वैसे करते जाइए। क्लास नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का, जो बहुत लोग मतलब रिवीजन करने का मन ही नहीं करता है, तो उसके कारण रिवीजन छूट जाता है बहुत लोगों का, और मेरा भी छूटता था, क्योंकि रिवीजन करना किसी को पसंद नहीं। तो रिवीजन मैं मानता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका स्ट्रैटेजी में होना चाहिए। ये रिवीजन बार बार करिए, क्लास नोट्स का करिए, क्लास कंसेप्ट को करिए, क्वेश्चंस का करिए, अपने मिस्टेक्स का रिवीजन करते रहिए। और टेस्ट जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही देना है। अगर आप 11th में है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है एक अच्छा हैबिट बनाने का, कि टेस्ट रेगुलरली देते रहिए। पर वीक एक टेस्ट दीजिए, 2 टेस्ट दीजिए, 2 वीक में एक टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देते रहना है। तो अभी 11th वाले लोगों के लिए तो स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि जैसे आइडियली फॉलो करना चाहिए बैचेस को, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो वैसे ही करना चाहिए।
अच्छा, क्लास 11th पे बहुत सारे लोगों का हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 से आया है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बैकलॉग हो जाता है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो हम्म। इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट क्लास 11 में कैसे करना चाहिए? तुमने कैसे किया था? तो टाइम मैनेजमेंट तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ और मेरा स्कूल भी मेरा घर से ऑलमोस्ट 1 आवर की दूरी पे था। तो टाइम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मैं क्या करता था कि जो जहां से भी मुझे टाइम निकलता था, एक्स्ट्रा टाइम, जैसे मेरा 1 आवर ट्रैवल टाइम है, तो कहीं ना कहीं मैं बस में पढ़ता था, मैं क्लास में पीछे बैठ के पढ़ता था, होमवर्क किया करता था, क्वेश्चंस बनाया करता था, कहीं ना कहीं मैं अपने स्लीपिंग आवर्स को कम करके। तो एक्चुअली बैकलॉग हो जाने पे ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से टाइम निकालना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा, टाइम तो ढूंढने ही पड़ेगा। और बैकलॉग छोड़ के अगर ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट देखा जाए, तो एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक दिन में इतने काम करने हैं और उतना करके ही सोना है। तो जब तक ये माइंडसेट क्लियर रहेगा तो मतलब स्टडिंग आवर्स देखने का कोई जरूरत ही नहीं है कि मैंने इतना घंटा पढ़ा या इतना घंटा पढ़ा। माइंड में क्लियर है कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, तो इतना क्वेश्चंस करके मैं सोऊंगा, उसके बाद टाइमिंग देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपना एक टू डू लिस्ट या फिर प्लानर एक रेडी होना चाहिए कि आज के डे में या इस वीक में मुझे कितना काम करना है और उसको कंप्लीट भी करना है। उसके लिए मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए कि ये मैं कंप्लीट करके रहूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या था? एकदम सुबह उठ के डेली प्लानर बना लेना या फिर वीक के एकदम पहले कि इस वीक पे मुझे ये चैप्टर करना है, ये रिवीजन करना है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किस हिसाब से चलते थे? तो एक्चुअली मेरा प्लानर आपका डेली और वीकली दोनों बेसिस में मैं बनाता था, लेकिन मेरा कोई स्लीपिंग आवर फिक्स नहीं था। मैं कभी रात को ज्यादा पढ़ लेता था या फिर सुबह को ज्यादा पढ़ लेता था, क्योंकि एक्चुअली मेरा असली मतलब मेरा टाइम फिक्स नहीं था, स्लीपिंग टाइम या फिर पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं था, बहुत रैंडमली चेंज होते रहता था। तो मैं क्या किया करता था, जब भी उठता था तो सुबह ही मैं एक प्लान बना लेता था कि कल मुझे ये होमवर्क मिला है, तो आज के क्लास से पहले वो होमवर्क कंप्लीट करके जाना है, या डीपीपी करना है, या मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस निकालने हैं, या पीवाईक्यूज बनाना है। और वीकली टारगेट जैसे बड़े बड़े टारगेट्स हो गए कि ये चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, तो टीचर ने इसके कुछ शीट्स दिए लगाने के लिए, तो वीक के एंड तक वो लग जाना चाहिए। तो वो सब मैं मेरा एक्चुअली क्या था, मैं एक स्मॉल सा ब्लैक बोर्ड, मेरे घर पे व्हाइट बोर्ड एक्चुअली मैं अपने दीवार पे लगा लिया करता मेरे ठीक स्टडी टेबल के ऊपर, और रोज मैं उसको देखता था और उसमें से अपने टास्क को कट करते रहता था काम कर करके। तो वहां से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता था कि वो व्हाइट बोर्ड पे जितनी चीजें कट होके रखी है, उतना मेरा अच्छा जर्नी जा रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं क्लास 12 पे। स्ट्रेटेजी क्या था? क्लास 11 का जितना भी इतना सिलेबस पढ़ा, तुम्हारा तो बायो और मैथमेटिक्स दोनों ही था। तो क्लास 12 पे आके 11 रिविजन विथ क्लास 12 रनिंग पढ़ाई करना, ये कैसे मैनेज करते थे? तो मेरा सोचना तो यही है, मेरा मानना यही है कि क्लास ट्वेल्थ में क्लास इलेवेंथ के कारण क्लास ट्वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्लास ट्वेल्थ जैसे जा रहा है उसको मतलब उसको उतना ही टाइम देना जितना देना चाहिए क्लास ट्वेल्थ को। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम जब मिलता है, जैसे कोई दिन फंक्शन आ गया तो स्कूल एब्सेंट हो गया, या बैच में भी छुट्टी मिल गई क्योंकि कोई नेशनल फेस्टिवल है, या फिर कोई रीजन के कारण कहीं ना कहीं ट्यूशन नहीं जा पाए, बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ऑफलाइन मतलब कोचिंग नहीं जा पाए, कहीं ना कहीं कोई भी रीजन अगर मिलता है, कोई भी फ्री टाइम रीजन कहीं से भी अगर निकलता है, तो उस टाइम में इलेवंथ में रिवाइज कर लेता था। कहीं ना कहीं मेरा इलेवंथ के शॉर्ट नोट्स बने हुए थे, मैं वापस क्लास नोट्स पे रिफर नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। मैं शॉर्ट नोट्स से जल्दी जल्दी फॉर्मूला जल्दी जल्दी चैप्टर से कंप्लीट कर लेता था। और जैसे कोई थ्योरी बेस्ड चैप्टर हो गए इनऑर्गेनिक इलेवंथ के जैसे, तो उसमें मैं क्या किया करता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं क्वेश्चन से या पीवाईक्यू से रिवाइज करता था इलेवंथ। अच्छा, इस दौरान क्लास 11 12 बहुत एक ओलंपिक जैसा जानी है, 2 साल का। इस टाइम पे तुम किस चीज़ के ऊपर रिलाई करके पढ़ाई करते थे, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? तो एक्चुअली तो मैंने इलेवन ट्वेल्थ दोनों ही ऑनलाइन पढ़ा है। अच्छा, ऑफलाइन पे कुछ टीचर थे जो डाउट क्लियर करते थे या फिर कुछ बोर्ड्स के लिए टीचर, या फिर प्योरली ऑनलाइन? नहीं, मैं प्योरली ऑनलाइन से। अच्छा, जब लोग प्योरली ऑनलाइन से मोबाइल डिपेंडेंट या फिर डिवाइस डिपेंडेंट पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों का बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आता है, जैसे बहुत सारे का आना मतलब एकदम कॉमन चीज़ भी है। तो तुम इस जो भी डिस्ट्रक्शन था इसको कैसे कंट्रोल करते थे, या फिर हाउ टू डील विद डिस्ट्रक्शंस लाइक दैट मोबाइल और कंप्यूटर? तो एक्चुअली यूट्यूब शॉर्ट्स का डिस्ट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं मुझे भी था, लेकिन एक मतलब धीरे धीरे मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अगर मन में मतलब पढ़ाई के प्रति या पढ़ाई के लिए अगर मन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या पढ़ाई के लिए लव है, सब्जेक्ट के लिए प्यार है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, जो टॉपिक पढ़ रहे फिजिक्स में उसको फील कर पा रहे हैं, मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कर पा रहे हैं ह्यूमन बॉडी से। तो जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है और कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक डर रहता है मन में, कि मतलब एक डर है कि मुझे अच्छा करना है, इसी साल निकालना है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं ये सब ये डर हुआ या फिर
ये सब एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्शंस कम हो ही जाता है। नहीं होता है तो उसके लिए फिर स्ट्रिक्ट प्लानर बनाने की जरूरत पड़ता है कि अब नहीं हो पा रहा है डिस्ट्रैक्शन दूर, तो अब मुझे इसके लिए मुझे कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का डर है मन में और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के लिए लव है, इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे करके कम हो ही जाते हैं। मैं बीच में एक बार पूछ लेता हूँ, जो भी तुमने कहा कि स्लीप वगैरह तुम्हारा सही के नेचर, फिर भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे कि हाँ। बायो में कितना देना है, मैथ में कितना देना है, फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम पढ़ना ही है, रोज इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, ये वाला टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज मेरा कोई क्वेश्चंस का एम नहीं रहता था। मेरा मेन एम ये रहता था कि आज के क्लास में जो पढ़ाया गया है वो मेरा पढ़ना कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए जितना भी टाइम लग जाए उस चीज़ में, तो जैसे कि मैंने कहा कि डेली का काम डेली खत्म करके ही सोना है, तो उसके लिए जितना भी टाइम अलॉट हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को। तो ऐसे बहुत दिन होते थे जब मैं चारों सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स चारों सब्जेक्ट हर दिन नहीं पढ़ पाता था मैं, कभी कभी दो सब्जेक्ट्स पर डे होता था, एक सब्जेक्ट कभी कभी हो गया है, तीन सब्जेक्ट्स हो गए। तो बायोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं मैं टाइम निकालता था एक्स्ट्रा सैटरडे संडे को। बस सैटरडे संडे भी नहीं, वीक में 3 डेज में फिक्स कर दिया करता था, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये मेरा फिक्स रहता था कि बायोलॉजी कैसे ना कैसे करके पढ़ना ही है। और बात आया कि हाँ, मतलब डेली के बेसिस में कैसे टाइम फिक्स करे सब्जेक्ट्स को, तो वो मेरे हिसाब से डेली के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए कि आज कौन से सब्जेक्ट में कितना काम मिला है। आज हो गया तो 3 आवर्स फिजिक्स को देना है और 1 आवर केमिस्ट्री को देना है, तो डेली का काम के हिसाब से वो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ सच डेली रूटीन नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से तुम्हारा बर्डन आएगा, जिस हिसाब से तुम्हारा टास्क आएगा, उस हिसाब से डेली रूटीन बना के चलना है, टू डू लिस्ट बना के हाँ चलना है। बिल्कुल, कोई भी स्ट्रिक्ट प्लानर ऐसे अभी जरूरत नहीं है। अभी फ्री प्लानर होना चाहिए कि बस उसमें टास्क लिखा होना चाहिए, टास्क को टाइमिंग असाइन नहीं किया होना चाहिए। अच्छा, एकदम हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट में आ चुके हैं। अभी हम पूछेंगे आईआईसी बेंगलोर, जहाँ पे तुमने अभी एडमिशन लिया है, कैसा लग रहा है एडमिशन के बाद? तो एडमिशन के बाद मैं एक बार तो गया हूँ कैंपस देखने। कैंपस तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रीनरी है बहुत कैंपस में, और अच्छा बहुत लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे ये भीड़ से निकल के कहीं ना कहीं मैं अलग पाथ चुनूंगा। तो इसके लिए मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, मेरे जो सीनियर्स थे, कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है उनसे। एक कि जब मैं सुनता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया रिसर्च में जाके, इंडिया को प्रोफेसर्स की, इंडिया को साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्राउड तो फील होता ही है। और मुझे देश के लिए बहुत कुछ ना कुछ काम करना ही है। मैं चाहता हूँ मेरा नाम आए देश के लिए। हाँ, बिल्कुल आएगा, तुम्हारा इतना डेडिकेशन, इतना टैलेंटेड हो तुम। अभी पूछते हैं कि आईआईसी बैंगलोर में तुमने जेई एडवांस के थ्रू गया था, और कौन कौन सा एग्जाम है जिसके थ्रू लोग अपना ड्रीम कॉलेज आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं? तो जेई अभी आईआईसी बैंगलोर बस दो स्ट्रीम से ही एडमिशन लेता है, जेई एडवांस और एक और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक्चुअली जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएमबी लेके रखे, तो उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है रिसर्च में जाने का, या रिसर्च में जिसको भी इंटरेस्ट है, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आइजर आइजर के लिए पढ़ाई करने का। क्योंकि आइजर में पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं वो नीट लेवल के ही आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस उसमें मेन अलग क्या है कि उसमें क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा बनाने से हो जाएगा। आइजर कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस उसके लिए क्या है, बस उसके मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज अच्छे से देना चाहिए। तो आइजर मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आईआईएससी बैंगलोर या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट डिफरेंट आइजर्स ऑफ इंडिया में एडमिशन लेने का। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पूछ लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब नीट और जेई में नहीं देते हैं, आइजर का नाम बहुत सारे ने सुना भी नहीं होगा, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी कुछ अलग होना चाहिए या हाँ फिर इसके साथ ही देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर किसी का आइजर एक मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट डेफिनेटली है, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ आइजर की पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करके फिर आइजर का तैयारी करना चाहिए लास्ट में, लास्ट के 1-2 मंथ्स, क्योंकि सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप हाई लेवल का पढ़ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं लो लेवल का एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन अगर आप लो लेवल का ही पढ़ के चल रहे हैं तो वो एग्जाम देना और डिफिकल्ट बन जाता है हम लोग के लिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी का नीट या जेई में इंटरेस्ट है तो उसी से सिलेबस कंप्लीट करें आप, और लास्ट के 1-2 मंथ में आराम से हो जाता है। बस आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देना पड़ता है आइजर से, बस। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईआईसी बैंगलोर या फिर आईजर पे जाने के लिए एग्जाम तो देना है, लेकिन वहाँ पे मतलब मनी भी बहुत सारे नीडेड है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है कि ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मल रहता है?
नहीं, आपका गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर रिसर्च के लिए हम लोग को फंड प्रोवाइड करता है, तो पर मंथ हमें 5,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिलता है रिसर्च करने के लिए। और उसके ऊपर ईयर के एंड में कॉन्टीजेंसी मिलता है 20,000 को, तो ईयर के एंड में ऑलमोस्ट 80,000 गवर्नमेंट हमें देती है पढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारा आपका 4 ईयर का कोर्स रिसर्च का 8 to 9 लाख आता है, तो जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से तो बहुत कम है। और लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है, लेकिन जो 80,000 पर ईयर आपको मिलता है रिसर्च करने में, वो कहीं ना कहीं इसको कॉम्पेंसेट करने में हेल्प तो बिल्कुल करता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई मतलब पैसे की ज़रूरत है रिसर्च में, लेकिन अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो बिल्कुल आप मैनेज कर पाएंगे 4 साल बिना कोई एजुकेशन लोन के। तो मैं जो कहना चाहूँगा अभी जो 11th 12th में, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जैसे टीचर्स बोल रहे हो वैसे करते जाइए, आइडियली टीचर्स को फॉलो करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, क्लास नोट्स बनाते जाइए और टेस्ट देते रहिए। देखिए, इससे अलावा और इस जर्नी को जीतने का और कोई बेटर रास्ता नहीं है। तो मेरे लिए सिंपल शॉर्ट यही एडवाइस रहेगा कि आप बस आइडियली टीचर्स लोग को फॉलो करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। एंड फाइनली थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये ऑडियंस से मिल के बहुत अच्छा लगा।